यूनिट 2 हिंदी शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष। और आज हम बता रहे लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी पर आधारित आज की वीडियो रहेगी। प्रश्न है, हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर है इसका, हिंदी भाषा में ध्वनि विज्ञान ध्वनि विज्ञान का संबंध वर्णमाला से होता है। हिंदी की वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। हिंदी में 10 स्वरों का प्रयोग होता है और 42 व्यंजन होते हैं। ध्वनियों का संबंध वर्णमाला के स्वर अक्षरों से होता है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण से वायु मार्ग में किसी भी प्रकार का पूर्ण या अपूर्ण अवरोध नहीं होता है। स्वरों की संख्या 11 मानी जा सकती है। भाषा ध्वनि का संपूर्ण अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है। भोलानाथ तिवारी ने ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाओं का उल्लेख किया है। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान बोलना, सौतिक ध्वनि विज्ञान सुनना तथा तरंगीय ध्वनि विज्ञान ध्वनि वेग। इन शाखाओं का संबंध बोलने, ध्वनियों को सुनने तथा ध्वनि को प्रकार अथवा ध्वनि लहरों संबंधी प्रक्रिया तथा यंत्रों के अध्ययन से होता है। ध्वनि विज्ञान के विकास, वर्गीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 ध्वनिग्राम विज्ञान, नंबर 2 ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, नंबर 3 शारीरिक ध्वनि विज्ञान, नंबर 3 वेग अथवा तरंगीय ध्वनि विज्ञान तथा नंबर 5 हिंदी भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनिग्राम विज्ञान, ध्वनि इकाई मात्र है। ध्वनियों के परिवर्तन से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। भाषा विभिन्न ध्वनियों का निरंतर प्रभाव है। ध्वनियाँ भाषा में शब्द के निर्माण में उपयोग की जाती है। सीमित ध्वनियों से असीमित शब्दों की रचना की जाती है। प्रत्येक भाषा के ध्वनिग्राम अन्य भाषाओं के ध्वनि ग्रामों से भिन्न होती है। ऐसी ध्वनियों के समूह को जिन्हें हमारे कान एक ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं उसे ध्वनिग्राम कहते हैं। इस समूह को निर्मित करने वाले ध्वनि के विभिन्न रूपों को संध्वनि कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार किसी भाषा में किसी भी ध्वनि के यह विभिन्न रूप ही संध्वनि कहलाते हैं और इनका सामूहिक रूप से सबका समावेश कर लेने वाला ध्वनिग्राम कहलाता है। रॉबर्ट रॉडो के अनुसार ध्वनि विज्ञान में भाषा के ध्वनि ग्राम और उनकी विभिन्न ध्वनियों का वर्णन होता है। यह संध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से एक ही ध्वनिग्राम की अनेक विविध ध्वनियाँ हैं। संपूर्ण भाषा विभिन्न ध्वनियों का निरंतर प्रवाह है। मात्र 50-60 ध्वनियों से कई लाख शब्दों का निर्माण हो जाता है। वास्तव में उच्चारित भाषा का नियंत्रण ही उसका भाषा विज्ञान है। बोलने और लिखने में अंतर होता है क्योंकि एक ही ध्वनि की उच्चारित भाषा में कई संध्वनियाँ हैं। यद्यपि लिखते समय कोई भेद नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम क्रम से कागज, कलम, कपड़ा, कमान, केला शब्दों का उच्चारण करें तो अनुभव होगा कि उत्तरोत्तर पश्चगामी होता चला जा रहा है। इसी प्रकार हिंदी में 2 संध्वनियों स्फटित प व अस्फुटित प वितरण में एक दूसरे के पूरक हैं। अस्फुटित प शब्दांत में आता है जैसे धूप, रूप, आप। व स्फुटित प अन्यत्र जैसे पलंग, अपना, अटपटा आदि। ध्वनि ग्रामों में संध्वनियों का अस्तित्व किसी भाषा विशेष के संदर्भ में होता है। इंग्लिश में W तथा V 2 ध्वनियाँ ग्राम हैं, जबकि हिंदी में इन 2 ध्वनियों के लिए वह ध्वनिग्राम है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति एक ध्वनि का 2 बार से अधिक पूर्वक उच्चारण नहीं करता। एक ही ध्वनि ग्राम समूह को जिन्हें हमारे कान एक ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें ध्वनि ग्राम कहते हैं। ध्वनि गठन का स्वरूप, अब ये टॉपिक है ध्वनि गठन का स्वरूप। किसी प्रश्न में प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि गठन होता है जो अन्य भाषाओं से भिन्न प्रकार का होता है। हिंदी भाषा के ध्वनिग्राम 2 प्रकार के होते हैं, खंड ध्वनिग्राम तथा खंडेतर ध्वनिग्राम। स्वर तथा व्यंजनों का पता खंड ध्वनिग्राम के अंतर्गत लगाया जाता है। खंडेतर ध्वनिग्राम खंड ग्रामों पर आधारित होती है। इनमें बलाघात, सुर लहर, संगम, अनुनासिकता और दीर्घता का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या यानी आप यहाँ बना करके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे को मिलाकर 11 मानी जाती है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया जाता है। मात्राओं के आधार पर ह्रस्व उच्चारण में कम समय और दीर्घ में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। ह्रस्व ए, ई, छोटा ऊ और दीर्घ में इनके सब बड़े हो गए हैं, यानी आ,
बड़ी बड़ाऊ ऐ से ऐनक ओ अर है। जीव के भाग के आधार पर अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, मध्य स्वर है ए तथा पिछला पद स्वर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। मुख के मार्ग से निकलने के आधार पर जिन स्वरों का उच्चारण में वायु मुख से निकलती है, जैसे ए, आ, ओ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आ, औ। इस प्रकार के स्वर जिनमें वायु नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अंग, आंग, बड़ी, एंग, अंग, औ आदि। ओठों की स्थिति के आधार पर ओठ वृत्ति, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ तथा ओठ अवृतामुखी, आ, छोटी बड़ी, ए, ऐ। जीव के उठने के आधार पर जीव ऊपर उठती है तो उसे संवर्त तथा नीचे को होने का निवृत्त कहते हैं तथा मध्य में होने को अर्ध विवृत्त कहते हैं, जैसे संवर्त, जैसे छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवर्त ए, ऐ, नहीं सॉरी, ऐ, ओ, अर्धवृत्त ऐ, ए, आ, वृत्त आ। प्रकृति के आधार पर स्वर मूल तथा संयुक्त दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर में जीभ स्थित रहती है, जैसे ए, ओ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ मूल स्वर है। संयुक्त स्वर में जीभ एक स्वर से दूसरे स्वर की ओर चलती है, जैसे ऐ, औ संयुक्त स्वर है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 42 होती है और इनका वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है। स्थान के आधार पर व्यंजन के उच्चारण स्थान का आधार होता है, जैसे ओठ, दांत, मसूड़ों, तालव्य, जीभ तथा गले व मुख से उच्चारण किए जाते हैं। ओठों से पे, फे, बे, भे में वे, दांतों से ते, थे, दे, धे, तालु से चे, छे, जे, जे, अणे, पूर्व तालव्य से टे, ठे, डे, ढे, अणे, कोमल तालव्य से के, खे, गे, घे, अणे, गले से है, के, खे, गे, है, के, खे, जे आदि। प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के आधार पर प्रत्यन किया जाता है, उसे प्रत्यन कहा जाता है। इसमें एक अंग का दूसरे से स्पष्ट होता है, जैसे के, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे में स्पष्ट व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन फे, वे, से, जे, से, गे, है। प्रत्यु के आधार पर प्राण का अर्थ वायु, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, अल्पप्राण, अधिक वायु निकलती है तो महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण ये दो भी इसमें ही आते हैं व्यंजनों में ही। तो व्यंजन होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में पहला अक्षर और तीसरा अक्षर होता है, तो कै, खे, गे, तो इसमें पहला अक्षर है कै और तीसरा अक्षर है गे, तो ये अल्पप्राण है। ऐसे छह है, छह छोड़ दिया, फिर जय है, टे छोड़ दिया, टे ले लिया, टे को छह छोड़ दिया, डे, अणे, तो ये सब जो है पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर, के छोड़ दिया, खे है, गे छोड़ दिया, घे है, तो इसी आधार पर महाप्राण जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है और अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर होता है। घोषत्व के आधार पर गले में स्थित स्वर यंत्र में घर्षण के साथ जो ध्वनि निकलती हैं उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं, और जिनमें ये यंत्र प्रयुक्त नहीं होते उन्हें अघोष कहते हैं। घोष का दूसरा नाम भी सघोष है। तो घोष ध्वनि होती है गे, घे, जय, झे, दे, दे, छे, धे, ने, भे, में, रे, ले, वे, है, जे, गे, अणे, सभी स्वर घोष है। अघोष ध्वनि के, खे, के, चे, छे, टे, ठे, ते, ते, पे, फे, से, फे अघोष स्वर है। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान भाषा का संबंध जीवन से होता है और जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, इसलिए भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। इसे विकास की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि परिवर्तन की गति धीमी होती है। भोलेनाथ तिवारी के अनुसार किन्हीं विशेष ध्वनियों में किसी विशिष्ट युग के विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन को भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन दो कारण से होता है, आंतरिक तथा बाह्य कारण। बाह्य वातावरण में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा कारण आंतरिक, जैसे अधिक प्रयोग से तथा स्वराघात आदि से भी अधिक ध्वनि परिवर्तन होता है। बोलने से शीघ्रता, भावुकता बनकर बोलना भी भाषा का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के विकास का अध्ययन है। इसके अंतर्गत ध्वनियों के विकास एवं परिवर्तन के कारणों एवं स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। शारीरिक ध्वनि
ध्वनि विज्ञान के इस खंड में उच्चारण के अवयवों एवं ध्वनि को सुनने वाले अंग तथा उनके कार्यों का विवरण सम्मिलित किया जाता है। इसमें शरीर के लगभग 15 अवयव भाषा की ध्वनियों में क्रियाशील रहते हैं, जिनका ज्ञान निम्न बिंदुओं की सहायता से किया जाता है: श्वासनलिका, स्वरयंत्र, स्वरतंत्रियां, अभिकाकल, कौवा, नासिका तिबिवर, कंठ, कोमल तालु, जीवा, मूर्धा, वर्ष, ऊपर का दांत, नाक, ऊपर का ओठ, निचला ओठ। हिंदी के प्रभावशाली शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि उसे इन शारीरिक अंगों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों अथवा स्वरों का बोध हो, तभी वह शुद्ध उच्चारण का शिक्षण कर सकता है। शारीरिक दोष के कारण बालक शुद्ध उच्चारण में असमर्थ होता है, जिसके कारण छात्रों में भाषा के उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं। शारीरिक ध्वनि विज्ञान में उच्चारण बोलने तथा सुनने की दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अक्सर हम जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, इसमें अनुकरण की क्रिया ही प्रयुक्त होती है। शुद्ध उच्चारण को छात्र श्रवण दोष के कारण सुनने में विकृति आती है, तब वह बोलने में त्रुटि करता है, जबकि उच्चारण अवयव में कोई विकृत अथवा दोष नहीं होता है। आज विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार के दोषों तथा विकृतियों का निदान करके सुधारने का प्रयास किया जाता है। शारीरिक ध्वनि विज्ञान में निदान का विशेष महत्व है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण के लिए सही ज्ञान निदान के आधार पर ही पता चल पाता है, तभी उसका उपचार किया जाता है। ध्वनि वेग अथवा तरंगी ध्वनि विज्ञान। एक प्रभावशाली शिक्षक वही होता है जिसमें शाब्दिक अंत प्रक्रिया तथा संप्रेषण में ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है। ऐसा करने से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है और शिक्षण में रुचि लेते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में आकर्षण बना रहता है। जिन शिक्षण बिंदुओं का शिक्षक महत्व देना चाहता है, उन्हें बल देने के लिए उच्च तरंग ध्वनि से प्रस्तुत करता है। ध्वनि की आवृत्ति, समय तथा तीव्रता अधिक होती है। संपूर्ण कक्षा के छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार अच्छे वक्ता के कारण वक्ता के भाषण में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है। इसके लिए अनुकरणीय प्रविधि अथवा प्रभावी होती है। इसके लिए दर्पण का प्रयोग, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप तथा भाषा प्रयोगशाला का भी प्रयोग किया जा सकता है। ओरेटर बम ने दर्पण का प्रयोग करके भाषण देने की दक्षता का विकास किया और विश्व प्रसिद्ध वक्ता बना, जबकि प्रथम भाषण में एक वाक्य को ही 3 बार पुनरावृत्ति करके बैठ गया। तो वाक्यों के उच्चारण में कहाँ कितना बल दिया जाए, वहाँ कैसे ध्वनि की जाए, इसका बोध सुर लहर के अंतर्गत होता है। प्रभावशाली शिक्षक तथा वक्ता प्रस्तुतिकरण में शब्द सुर लहर होता है। हिंदी भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। पावनी के मतानुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 63 या 64 है, परंतु कुछ ध्वनियों के लुप्त हो जाने के कारण आज मात्र 59 यानी 59 स्वर व व्यंजन ध्वनियां प्रस्तुत होती हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण की जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाते हैं। आज हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जिनका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, री और आम, ये 12 हो गए। फिर बोलना तिवारी ने व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार दी है: व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबोध गति से नहीं निकलती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घसना रखते हुए निकलना पड़ता है। हिंदी में 47 व्यंजन ध्वनियां इस समय प्रयोग की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। के वर्ग के गण है, चे वर्ग चे जण, ते वर्ग टे और ते वर्ग पे में, पे वर्ग ये रेलवे वर्गहीन अंतस्थ और से है वर्गहीन ऊष्मा और अंग अनुस्वार और विसर्ग, चंद्रबिंदु अनुनासिक और कै खे गे जय फे, इनकी बिंदी लगी हुई है। ये फारसी और अरबी से आई ध्वनियां हैं। दे ढे ते विकसित ध्वनियां हैं। छत्रज्ञ संयुक्त ध्वनियां हैं। ये इस प्रकार 47 व्यंजन ध्वनियां प्रयोग की जाती हैं। अनुनासिक व्यंजनों की ध्वनि मुख विवर से न निकलकर नासिक विवर से निकलती है। अण अनुनासिक कंठे, ले अनुनासिक तालव्य, अण अनुनासिक मूर्धन्य, ने अनुनासिक वर्ष और में अनुनासिक कोष्ठ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।